हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी या आरपीएफ किसी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसमें हम जनरल साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज को चला रहे हैं। इसमें हम एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। ये आज हमारा पहला क्लास है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको लोग लेटेस्ट जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों जीके की, तो जीके का भी क्वेश्चन सीरीज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। इन दोनों क्लास का जो है हमारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती हैं। यानी कि हमें किस ध्वनि तरंग के कारण सुनाई देती है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए प्रतिध्वनि यानी इको, ऑप्शन बी विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी परावर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन, या ऑप्शन डी अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर एक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो एक है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विवर्तन। यानी किसी अन्य कमरे में जो बात कर रहे लोगों की जो बातें हैं वह हमें विवर्तन के कारण सुनाई देती हैं। और विवर्तन क्या होता है कि विवर्तन जो होता है वह अवरोधों के कारण किनारे से मुड़ जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। अगर बात करें कि उस ध्वनि का जो तरंग का विवर्तन होता है वह क्या होता है कि उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वह 1 मीटर से अधिक की कोटि का होना चाहिए, तो वो हमारा विवर्तन कहलाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कि ऊष्मा संतुलन क्या है। आपको बताना है कि जो ऊष्मा संतुलन है वह क्या होता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच संतुलन, ऑप्शन बी सौर विकिरण, या ऑप्शन सी है पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन, या ऑप्शन डी स्थलीय विकिरण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मा संतुलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें पूछा गया है कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग जो है वह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। आपको बताना है कि जो पेशी तंत्र होता है उसमें कौन सा भाग होता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए स्नायु, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन सी है पेशो यानी कि मसल, या ऑप्शन डी अस्थिबंध यानी कि लिगमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? वह कौन है सर जो पेशी तंत्र का कौन सा भाग है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी अस्थिबंध यानी कि लिगमेंट जो होता है वह हमारे हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों है कि किसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि किस स्टडी के अंतर्गत हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए मोन्टोलॉजी, ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी, या ऑप्शन सी वुल्केनोलॉजी, या ऑप्शन डी ट्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? किसके हम अंतर्गत जो है वह भूकंपों का अध्ययन हम करते हैं। तो दोस्तों जो भूकंपों का अध्ययन करते हैं वह हम सिस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी के अंतर्गत हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों पूछा गया है कि जो ध्वनि की तीव्रता होती है उस ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम निम्नलिखित में से किस मापक यंत्र का उपयोग करते हैं। यानी कि किस मात्रक का हम उपयोग करते हैं। वह कौन सा मात्रक है जो ध्वनि की तीव्रता को हम मापते हैं। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी डेसिबल, या ऑप्शन डी जूल। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम किस मात्रक का उपयोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डेसिबल। डेसिबल जो होता है वह हमारा ध्वनि की तीव्रता को मापने का मात्रक होता है। अगर हम बात करें जो दोस्तों पास्कल की, तो पास्कल क्या है दोस्तों, वह दाब का मात्रक होता है। और जो जूल है दोस्तों वह किसका मात्रक होता है, वह कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है। अगर हम बात करें एक क्यूरी, तो एक क्यूरी क्या होता है, वो होता है दोस्तों 3.7 गुणे 10 की पावर 10 विघटन पर सेकंड जो होता है वो एक क्यूरी के बराबर होता है। तो दोस्तों जो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम किस मात्रा का उपयोग करते हैं, डेसिबल का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं। यानी कि आपको बताना है जो हवा की गति है उसको हम मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए ओडोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर या ऑप्शन डी मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं जिससे हम हवा की गति को माप सकें। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एनीमोमीटर। यानी कि जो हवा की गति है उसको हम मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। एनीमोमीटर में जो हवा की जो सामान्य गति होती है वह क्या है, वह होती है 10 मीटर की ऊंचाई पर लिया गया हवा की जो सामान्य गति होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यह सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ सभी में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था। आपको बताना कि यह किसके द्वारा विकसित किया गया है भारत का पहला बीम वेपन। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए इसरो और डीआरडीओ, ऑप्शन बी सी डैक, ऑप्शन सी डीआरडीओ और बार्क या ऑप्शन डी पीईएल एंड इसरो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, पहले भारत का जो पहला बीम वेपन है काली 5000 वह किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी डीआरडीओ और बार्क के द्वारा जो दोस्तों काली 5000 है उसको विकसित किया गया था। काली का जो पूर्ण रूप होता है यानी कि फुल फॉर्म जो होता है काली का वह क्या होता है, वह होता है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। यानी कि दोस्तों इसका जो काली का फुल फॉर्म होगा वह होगा किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 8 है उसमें पूछा गया है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के डैश भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। यानी कि किसके कारण आपको जो है वह संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। यानी प्रोसेसर पर हुए बिना, यानी कि प्रोसेसर हुए बिना डाटा को संग्रहित कर सकती है, या रुक रुक कर चलने वाली डाटा को संग्रहित कर सकती है, या चलने पर संग्रहित कर सकती है, चालू ना होने पर संग्रहित कर सकती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी चालू ना होने पर। यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार यह होता है कि वह कंप्यूटर की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के चालू ना होने पर भी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों पूछा गया है कि माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण करता है। यानी कि आपको बताना है कि जो माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा होता है वह किसके माध्यम से अपना पोषण जो है वह प्राप्त करता है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए गर्भनली यानी कि फ्लोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी गर्भाशय यानी कि ट्यूबरस, ऑप्शन सी हार्मोन्स या ऑप्शन डी बीजांडसन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बीजांडसन।
दोस्तों माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा बीजांडसन के माध्यम से जो है अपना पोषण प्राप्त करता है। यानी कि जो गर्भ होता है, गर्भ का अपरा से एक मजबूत डोरी जो होती है उसकी जैसी डोरी की जैसी एक संरचना होती है, उस संरचना से वह जुड़ा होता है। तो अब हम बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कि जो नीला थोथा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आर्गन या ऑप्शन डी पोटेशियम। यानी कि नीला थोथा का आपको रासायनिक नाम बताना है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। यानी कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगर बात करें दोस्तों इसी बात पर कि नीला थोथा जो है वह कॉपर सल्फेट है। अब अगर आपको बात किया जाए कि पोटेशियम नाइट्रेट इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो पोटेशियम जो नाइट्रेट होता है उसका रासायनिक सूत्र होगा KNO3। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो दोस्तों जो कॉपर सल्फेट है उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा हमारा CuSO4 इंटू 5H2O। यानी कि CuSO4 इंटू 5H2O क्या है हमारा कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए इंटरनल डिजिटल नेटवर्क्स, ऑप्शन बी इंटरनलाइज्ड डोमेन नेम, ऑप्शन सी इंटरविंड डिस्क नेटवर्क्स या ऑप्शन डी इनपुट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, IDN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इंटरनलाइज्ड डोमेन नेम। IDN का पूरा नाम होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।